कभी सोचा है कि एक कानून जो बनाया तो गया था कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो बन गया आज़ादी की तरफ पहला कदम। आज हम बात करेंगे 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट की। ये सिर्फ कोई पुराना दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये वो बीज है जिससे अनजाने में ही सही भारत के लोकतंत्र का पेड़ उगना शुरू हुआ। चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? एक विद्रोह से। 1857 की क्रांति, वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो एक भूकंप था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। और उस तबाही के बाद अंग्रेजों को एक बात साफ समझ आ गई कि सिर्फ ताकत के दम पर, सिर्फ तलवार से इतने बड़े देश पर राज नहीं किया जा सकता। उन्हें अपना तरीका बदलना ही था। जरा सोचिए, 1857 के ठीक बाद का भारत। माहौल में एक अजीब सा तनाव था और ब्रिटिश राज के सामने एक कड़वी सच्चाई थी कि अब सिर्फ जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। ये वक्त था एक नई सोच का, एक नई चाल का। तो सवाल ये है कि एक नए कानून की आखिर जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, ये कोई दिल की अच्छाई नहीं थी, ये एक मजबूरी थी। 1857 ने अंग्रेजों को आईना दिखा दिया था कि भारतीयों के मन में कितना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। तो अब एक और बगावत को रोकने के लिए उन्हें कम से कम ये तो दिखाना था कि वो भारतीयों की बात सुन रहे हैं। क्वीन विक्टोरिया का 1858 का वादा और उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग का ये कहना कि हमें मिलकर काम करना होगा, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा था। और फिर आया वो बदलाव जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा था। पहली बार हिंदुस्तानियों को कानून बनाने वाली सबसे बड़ी मेज पर एक कुर्सी दी गई। पहली बार वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय आवाजें सुनी जानी थी। सुनने में ये शायद एक छोटा सा कदम लगे, लेकिन सच मानिए ये एक जबरदस्त शुरुआत थी। लेकिन एक मिनट, कितने भारतीयों को ये मौका मिला? पूरे हिंदुस्तान से सिर्फ 3। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 1862 में जब ये लागू हुआ तो केवल 3 भारतीयों को उस ताकतवर काउंसिल का हिस्सा बनाया गया। और ये 3 लोग कौन थे? ये थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इतिहास में इनके नाम दर्ज हो गए क्योंकि ये वो पहले भारतीय थे जिन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इन्हीं तीनों को क्यों चुना गया। इसका जवाब छिपा है उनकी वफादारी में। ये सभी रजवाड़ों से थे और सबसे बड़ी बात, इन सब ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये कोई लोकतंत्र नहीं था, ये तो एक इनाम था। वो आम लोगों की आवाज नहीं थे, वो तो साम्राज्य के वफादार थे। चलिए अब ये देखते हैं कि इस कानून ने एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन चलाने के तरीके को कैसे बदला। और आप हैरान हो जाएंगे कि इसकी जड़ें आज भी हमारे सिस्टम में कितनी गहरी हैं। इस एक्ट ने एक ऐसी चीज की नींव रखी जो आज हम हर रोज देखते हैं, और वो है पोर्टफोलियो सिस्टम। ये लॉर्ड कैनिंग का आइडिया था। मतलब काउंसिल के हर मेंबर को एक खास डिपार्टमेंट दे दिया गया, जैसे होम, फाइनेंस वगैरह, और वो मेंबर अपने डिपार्टमेंट के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता था। इससे काम में तेजी और जवाबदेही दोनों आई। और मजे की बात यह है कि आज भारत में जो कैबिनेट सिस्टम है, जो मंत्रालय हैं, वो इसी मॉडल पर बने हैं। इस एक्ट ने एक और जरूरी काम किया, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की। आसान भाषा में कहें तो पावर को सेंटर से निकालकर राज्यों को, यानी उस समय के प्रांतों को वापस दिया गया। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई ताकि लोकल मुद्दों पर वहीं के लोग कानून बना सकें। और अब एक बहुत ही चौंकाने वाली बात, इसी एक्ट ने वाइसरॉय को इमरजेंसी में अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर दी। कुछ याद आया? ये पावर आज भी हमारे संविधान के आर्टिकल 123 में मौजूद है, जो भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। सोचिए, 1861 के कॉलोनियल कानून की परछाई आज भी हमारे लोकतंत्र पर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारतीयों को सच में पावर मिल गई थी, या ये सब सिर्फ नाम का था, एक दिखावा? चलिए इस चमकते हुए वादे के पीछे की हकीकत देखते हैं और समझते हैं कि इस एक्ट की असली सीमाएं क्या थीं। पावर का बंटवारा बिल्कुल साफ था। काउंसिल का काम था सलाह देना, सवाल पूछना और बिल पर बहस करना, बस। लेकिन वाइसरॉय के पास था एब्सोल्यूट वीटो, यानी किसी भी कानून को रोकने की ताकत, ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत और हर मामले में आखिरी फैसला लेने का हक। मतलब असली पावर तो सिर्फ एक ही आदमी के हाथ में थी। भारतीय सदस्यों का रोल तो बस सलाहकार का था। वो बहस कर सकते थे, वो भी पहले से मंजूर किए गए सवाल पूछ सकते थे।
लेकिन उनके पास सरकार की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी हिलाने की ताकत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, देश का बजट कैसा होगा, पैसा कहाँ खर्च होगा, इन सब मामलों पर तो उनका कोई कंट्रोल ही नहीं था। तो कुल मिला के बात ये थी कि ये कोई पार्लियामेंट नहीं थी, ये एक डिबेटिंग क्लब था। इसका काम सलाह देना था, हुक्म चलाना नहीं। ये पावर का एक वहम था जिसे बहुत होशियारी से कंट्रोल बनाए रखने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इस एक्ट की सबसे बड़ी देन वो थी जिसके बारे में अंग्रेजों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसने अनजाने में ही भारत में एक नई तरह की राजनीति को जन्म दे दिया। इस कानून के जो नतीजे निकले वो उम्मीद से बिल्कुल परे थे। इसने भारतीय नेताओं की एक पूरी नई पीढ़ी को पॉलिटिकल ट्रेनिंग का एक मैदान दे दिया। ये जो नाम मात्र का प्रतिनिधित्व मिला था, इसी ने और ज्यादा अधिकारों और असली पावर की भूख जगा दी। और सबसे जरूरी, इसने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए एक ऑफिशियल मंच तैयार कर दिया। यहीं से पूरे भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक सोच पनपने लगी। 1861 में जो बीज बोया गया था वो बहुत जल्द एक पौधा बनने लगा। 1883 में इल्बर्ट बिल का विवाद हुआ, जिससे नस्लीय भेदभाव खुलकर सामने आया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जिसने खुलकर और अधिकारों की मांग की। और इसी बढ़ते दबाव का नतीजा था कि अंग्रेजों को 1892 में एक नया और बेहतर काउंसिल एक्ट लाना पड़ा। ये एक पॉलिटिकल चेन रिएक्शन था जो शुरू हो चुका। ये बदलाव बिल्कुल साफ दिखता है। 1861 में जहां सिर्फ नॉमिनेशन होता था, वहीं 1892 तक आते आते इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिद्धांत आ गया। जहां पहले सिर्फ सलाह दे सकते थे, अब भारतीयों को बजट पर बहस करने का हक मिल गया। और जहां पहले सिर्फ कुछ वफादार राजा महाराजा थे, अब यूनिवर्सिटीज जैसे संस्थानों से भी लोग आने लगे। तो आखिर में 1861 का एक्ट एक अजीब पहेली की तरह है। ये था तो शाही कंट्रोल का एक हथियार, लेकिन इसी हथियार ने अनजाने में भारतीयों को संसदीय राजनीति की भाषा सिखा दी। अंग्रेजों ने इसे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया था, लेकिन ये भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक स्कूल बन गया। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या 1861 का एक्ट एक असली सुधार था, या फिर ये कंट्रोल करने का एक ज्यादा शातिर तरीका था? इसकी विरासत बहुत उलझी हुई है, और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में अक्सर इरादे कुछ और होते हैं और नतीजे कुछ और ही कहानी कह जाते हैं।